नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे शिक्षा का सवाल, मदरसों पर बवाल। देवभूमि उत्तराखंड में मदरसों की जांच के मुद्दे पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवैध मदरसों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उत्तराखंड पुलिस राज्य के सभी जिलों में मदरसों की गहनता से जांच करेगी और इसके तहत राज्य में संचालित सभी मदरसों की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। इस जांच अभियान का मुख्य उद्देश्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना और यह सुनिश्चित कर रहा है कि सभी मदरसे कानूनी ढांचे के भीतर कार्य करें। वहीं मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को 1 महीने के भीतर इस संबंध में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। वहीं विपक्ष ने सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सरकार से दोहरे मापदंड न अपनाने की अपील की है। बता दें कि प्रदेश में बड़ी संख्या में बिना रजिस्ट्रेशन के मदरसों के संचालित होने की शिकायतें आ रही हैं। कई मदरसों के संचालन को बाहर से फंडिंग की जा रही है। साथ ही इनमें दूसरे राज्यों के छात्र छात्राएं भी अध्ययनरत हैं। इनमें अवैध गतिविधियों के संचालित होने की भी आशंका बनी हुई है। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह विभाग व पुलिस मुख्यालय को इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं एक ओर जहां मदरसों की जांच पर बवाल मचा है, तो दूसरी ओर सरकार के तमाम दावों के बीच उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के कम छात्र की संख्या वाले 1453 सरकारी स्कूलों को बंद करने की तैयारी भी की जा रही है, जिसको लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष की घेराबंदी तेज कर दी है। इन्हीं सब पर करेंगे चर्चा। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की धामी सरकार एक बार फिर मदरसों की जांच करने जा रही है। तमाम शिकायतों का संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय को इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। सीएम धामी ने पुलिस विभाग को 1 माह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री से निर्देश मिलने के बाद पुलिस राज्य के सभी जिलों में मदरसों की गहनता से जांच करेगी। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस जांच अभियान का मुख्य उद्देश्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी मदरसे कानूनी ढांचे के भीतर कार्य करें। वहीं विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले पर सवाल भी खड़े किए हैं। गृह मंत्रालय को, पुलिस विभाग को और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं कि सभी मदरसों की जांच की जाए और उसमें पढ़ने वाले जिनके एडमिशन हुए हैं उनकी भी जांच की जाए। उनके जो पहचान पत्र हैं वो और पूरी तरह से उसकी जांच होनी चाहिए। और जहां भी ये अवैध मदरसे बने हैं या उनमें पढ़ने वाले लोग जिनका पिछला रिकॉर्ड ठीक नहीं है या कहीं किसी प्रकार की आशंका है, किसी प्रकार के संदिग्ध हैं, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन के द्वारा जो है ये निर्देश दिए गए, माननीय पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए गए कि राज्य में कुछ ऐसे गैर पंजीकृत जो है गैर अवैध मदरसे कुछ चल रहे, इसकी जाँच की जाए, इनका सत्यापन किया जाए। साथ ही जो है कुछ इस ऐसे मदरसों में जो बाहरी राज्य के बच्चे पढ़ते हैं उनको भी देखा जाए, इनके भूमि दस्तावेज सब चीज़ों की जांच की जाए। इसके लिए एक जिला स्तर पर भी डीएम की अध्यक्षता में जो है एक सर्वसमावेशक सभी विभागों की एक समिति बनी है। जो समिति जो है जिला स्तर पर जो पंजीकरण है इनका मदरसों का वो चेक किया जाएगा और इसमें जो है 1 माह के भीतर जो है इसमें रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। मुझे ये नजर आते हैं कि आखिरकार सरकार और प्रशासन सक्रिय तो हुआ, जागरूक तो हुआ। आप फंडिंग की जांच करा रहे हैं, आप अवैध मदरसों के सत्यापन की जांच करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। फिर आप नशा मुक्ति केंद्रों की भी जांच कराइए, आप नारी निकेतन की भी जांच कराइए, आप बाल सुधार गृहों की भी जांच कराइए, आप शिशु मंदिरों की भी जांच कराइए। आपकी जो जांच है वो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू नहीं होना चाहिए। उसमें कोई पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए। कोई सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए या ध्रुवीकरण करने के लिए ये एजेंडा मात्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड भाजपा का ये है कि म से मुसलमान, म से मस्जिद और म से मदरसे।
बस यहाँ पर इनकी सुई अटक जाती है। उससे आगे कानून व्यवस्था के लिए ये सक्रियता नजर नहीं आती, उसको बहाल करने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए, उसको सुदृढ़ करने के लिए सक्रियता गायब हो जाती है। और डेमोग्राफिकल चेंज की जो आप बार बार बात करते हैं अपने भाषणों में, कम से कम जनता के सामने श्वेत पत्र तो रखिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में वक्फ की संपत्ति भी बीते सालों में दुगनी से अधिक हो गई है, जिस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। राज्य के कई मदरसों के संचालन को बाहर से फंडिंग की जा रही है, साथ ही इनमें दूसरे राज्यों के छात्र छात्राएं भी अध्ययनरत हैं। इसको देखते हुए जांच के निर्देश दिए गए हैं। वहीं एक ओर जहां मदरसों की जांच पर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के तमाम दावों के बीच उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के कम छात्र की संख्या वाले 1453 सरकारी स्कूलों को बंद करने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। देखिए, एक फर्क को समझने की जरूरत है। सरकारें आम आदमी को राहत देने के लिए, गरीबों के लिए व्यवस्थाएं करने के लिए होती है। अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना सरकारों का काम है। और मैं देख रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि ऐसी सरकार बैठ गई है जो फ़ायदा और नुकसान ज़्यादा देख रही है। जिस तरीके से इस समय स्थितियाँ आई हैं, क्यों ऐसी स्थितियाँ आ रही है कि स्कूल बंद किया जाए? क्या हमारी गुणवत्ता ठीक नहीं है, या पलायन इसका कारण है कि अब स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं? कौन से ऐसे कारण हैं? इसकी तह पर जाने की आवश्यकता है और सरकार को अपने काम करने के तरीके में बदलाव करने की भी आवश्यकता है। गाँव तक सुविधाएं पहुंचाएं ताकि लोग पलायन ना करें, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जिससे लोग अपने बच्चों को आपके सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। एक डाटा निकाल दें कितने सरकारी टीचर ऐसे हैं जिनके अपने बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं। देखिए, कुमाऊं मंडल के अगर लगभग 1400 विद्यालय जो गवर्नमेंट के हैं वो बंद हो रहे हैं, तो उसके पीछे के कारणों पे जाना पड़ेगा। कहीं कहीं उत्तराखंड के अंदर पर्वतीय क्षेत्रों में और ग्रामीण अंचलों में ये हो रहा है कि शिक्षक 2 हैं और बच्चे 5 हैं, कहीं शिक्षक 3 हैं और बच्चे 15 हैं। तो इतना जो जनता का जो पैसा है, एक्सचेकर का जो पैसा है, वो उन टीचर्स की सैलरी में कितना ज़्यादा जा रहा है और गवर्नमेंट को कितना लोड पड़ रहा है। तो कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कि अगर स्कूल बंदी के कगार पे आते भी हैं लेकिन वो बच्चों को प्रभावित ना करे। क्या हो गया है, राजनीति के चलते चलते हर नेता सबसे पहले तो अपने यहाँ इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज की डिमांड करता है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे ही ये स्कूल भी समय समय पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और गलत निर्णयों और नियोजन के कारण जो है बन गए। अब इनकी जो बंद होने जा रहे हैं, इनकी फैक्ट पे जाना पड़ेगा कि इनकी स्थिति है क्या। देखिए, यूकेडी सबसे पहले तो ये देखती है कि जो मदरसे चल रहे हैं वो अवैध अब हो रहे हैं। इससे पहले 7 साल पहले से बीजेपी की सरकार चल रही है। क्या ये मदरसे कल रातों रात हुए हैं? और उसमें जो बाहर से आ रहे बच्चों की उसकी जानकारी क्या प्रशासन और प्रशासन को नहीं है? ये यूकेडी इसको इस ढंग से देख रही है कि उत्तराखंड में हम लोगों ने हमेशा शांति बहाल की मांग की है, हमारे जो मूलभूत हमारी सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं, उनके लिए मांग की है, मूल निवास की मांग की है, भू कानून की मांग की है। उसके उसकी दूसरी तरफ बीजेपी जो है इसमें यूसीसी ला करके एक तरफ तो सभी धर्मों को, सभी लोगों को उसमें, चाहे बाहर के दुश्मन हो, बाहरी देश के लोग हों, उनमें आने की सुगमता देती है, और दूसरी तरफ अब अवैध मदरसों की बात करती है। ये एक प्रकार से जुमला है और ये राजनीतिक खेल है और ये जनता को भड़काने वाली बात है कि अब निकाय चुनाव सर पे हैं। उस टाइम हम इस प्रकार की शांतिपूर्ण वातावरण तुष्टिकरण कर करके हम जो है इन निकाय चुनाव में जीत हासिल करेंगे। कुल मिलाकर एक ओर राज्य में जहां मदरसों की जांच पर नया सियासी बवाल शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य के 1453 सरकारी स्कूलों को बंद करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में इन स्कूलों के बच्चों के भविष्य का क्या होगा? सवाल ये भी है कि सरकार मदरसों की जांच में दोहरे मापदंड क्यों अपनाएगी। अब देखना होगा कि 1 माह बाद उत्तराखंड पुलिस की ओर से क्या रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है, इनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर आरपी रतूड़ी साहब है, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। पीसी थपलियाल साहब हैं, नेता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। हमारे साथ में शीशपाल सिंह बिष्ट जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। उदित घेड़ायल साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में कार्यक्रम में। शुरुआत आरपी रतूड़ी साहब के साथ में करेंगे। आरपी साहब, मदरसों को लेकर जो एक्शन लिया जा रहा है फिलहाल, इस पर विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन बात यह कि सिर्फ मदरसों पर बातचीत, जो स्कूलों के बंद होने की बात सामने आ रही है, उन पर भला काम क्यों नहीं किया जा रहा है, वो भी तो एक मुद्दा है। हाँ जी, कोई शिकायत आती है या कोई संज्ञान में सरकार के आते हैं कि हम कोई इस तरह के अवैध कुछ मदरसे चल रहे हैं, तो जांच करने में किसी पार्टी को काहे को ये इतनी परेशानी हो रही कि वो राजनीतिकरण इसका करते हैं। सवाल ये है कि सरकार के संज्ञान में अगर कोई बात आई है और सरकार जांच करने की बात कर रही है, तो जांच में आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी है, हो जाएगा कि अवैध कितने हैं, क्या कार्यकलाप है। तो इसमें घबराने की और इसमें इस तरह की राजनीति करने की कि तुष्टीकरण हो रहा है। अरे भाई, तुष्टीकरण तो जीवन भर, वोट के लिए आपने क्या कभी टोपी पहन ली, कभी आपने रोजे अवतार कर दिए, ये तो वोट के लिए आप करते हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का तो अपना सीधा है, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका साथ। ये भारतीय जनता पार्टी, जरा कोई ये बताए मेरे पार्टी के लोग कि जो ये 80 करोड़ जनता में जो 5 किलो राशन है, क्या वो अल्पसंख्यक वर्ग, मुस्लिम वर्ग को नहीं मिल रहा? सवाल ये है कि क्या जो स्वास्थ्य 5 लाख का आयुष्मान योजना में स्वास्थ्य की सेवा है, क्या वो मुस्लिम वर्ग को नहीं मिल रहा? तुष्टीकरण ये करते हैं, इनको लगता है कि राजनीति में वोट खिसक रहा है तो किसी तरह से किसी वर्ग को खुश कर लो, बाकी वर्ग तो इनके साथ है नहीं। तो ये ठीक नहीं है। अगर जांच हो रही तो जांच में इनको भी मदद करनी चाहिए कि अवैध कोई अगर है, अवैध कोई काम हो रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ठीक है, शीशपाल सिंह बिष्ट जी का रुख करेंगे, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शीशपाल जी, उनका कहना है कि अगर किसी मामले को लेकर सवाल उठ रहा है, जांच हो रही है, तो दिक्कत क्या है। हालांकि मेरा एक सवाल है, इस पर मैं आपसे जवाब बाद में लेंगे आरपी साहब, की दिक्कत इस बात से नहीं है कि जांच क्यों हो रही है, लेकिन दिक्कत इस बात से कि सवाल तो बहुत सारी चीजों को लेकर उठ रहा है। मैंने स्कूलों को लेकर सवाल किया आपसे, खुद मैंने किया, उस पर जवाब नहीं दिया गया। एक्शन सिर्फ मदरसों पर क्यों बंद हो रहे हैं, स्कूलों को लेकर चिंता नहीं है क्या सरकार को? मैं उस पर भी जवाब दे देता हूँ, क्योंकि वो अभी भी आपने सुना होगा कि जिन स्कूलों में संख्या बल बच्चों की बिल्कुल कम है, कि 3 मास्टर है, 2 बच्चे हैं, इस तरह से ये तो कांग्रेस के कार्यकाल में 10 साल में वहां भी बंद हुए। ऐसा तो है नहीं कि केवल बीजेपी के कार्यकाल में बंद हुए। मेरे कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, वो बता दें कि इनके कार्यकाल में कितने स्कूल बंद हुए। सवाल ये है कि जब बच्चे नहीं होंगे तो उसको कहीं ना कहीं 3 मास्टर 2 बच्चे, तो स्कूल को तो कहीं ना कहीं दूसरा समायोजित करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शीशपाल जी आप बताइए, विपक्ष के सवाल से दिक्कत है। देखिए गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि ये जमीनी हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं होते और लगातार अपने पॉलिटिकल एजेंडा पे काम करते रहते हैं। मदरसों की जांच से हमने कभी नहीं कहा कि हमें दिक्कत है। हमने ये कहा कि कानून के दायरे में रह के पूरा काम होना चाहिए और जांच के नाम पे किसी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। और आप देखिए पिछले 3 सालों में गरिमा जी, मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे दर्जनों बार मैं आपके साथ ही डिबेट कर चुका हूं। आज तक आपको जांच से किसने रोक रखा है, आपके हाथ किसने बांध रखे हैं? प्रचंड बहुमत की सरकार है, बार बार आप मदरसों की जांच की बात करते हैं, वहां पर अवैध गतिविधियां होने की बात करते हैं, लेकिन आज तक तो खुलासा किसी चीज का नहीं हुआ ना। इसका मतलब है जब भी चुनाव नजदीक होते हैं इस प्रदेश के अंदर, आप देख लीजिए रिकॉर्ड उठा के, चाहे वो विधानसभा के हों, चाहे वो ग्राम प्रधानों के हों या अब निकायों के चुनाव नजदीक हैं, तो मदरसों में जो है इनको खामियां नजर आने लगी है, जांच भी हो रही है। भाई जब चुनाव भी जाते हैं उसके बाद आप सो क्यों जाते हो? सरकार को तो 24 घंटे चौकन्ना रहना चाहिए। अगर कहीं कोई गैर कानूनी गतिविधि हो रही है और सरकार के पास अगर इनपुट है
तो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। आप मतलब 5 साल तक जांच ही करते रहेंगे, फिर चुनाव आ जाएंगे, फिर अगले 5 साल जांच करेंगे और रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। भाई जनता को बताए तो सही कि अवैध क्या है इसमें, और अगर कानून व्यवस्था का कहीं सवाल है गरिमा जी, तो ये उसको सुधारने की और उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो अगर कानून व्यवस्था आपसे नहीं संभल रही है और अवैध गतिविधियां इस राज्य के मदरसों में अगर चल रही है, तो ये तो आपका सबसे बड़ा प्रशासनिक फेल्योर है। आप देखिए, और हम लगातार कहते रहे हैं कि ये जो मदरसे हैं, मदरसा बोर्ड संचालित करता है या वक्फ बोर्ड संचालित करता है गरिमा जी, दोनों ही जो है उत्तराखंड सरकार की संस्थाएं हैं। सरकार के नियम कायदे इन पे लागू होते हैं। अगर कोई आपके नियम कायदों से बाहर जाकर के काम कर रहा है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप सोए हुए क्यों हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन भाजपा को क्योंकि मदरसों के नाम पर राजनीति करनी, ध्रुवीकरण की राजनीति के बिना इनकी चुनावी वैतरणी पार नहीं होती। और ठीक निकाय चुनाव से पहले ये जो बात हो रही है, ये जो राग भाजपा ने छेड़ दिया है, ये अप्रत्याशित नहीं है। हम जानते हैं कि भाजपा जो है चुनाव के समय इस प्रकार के कई मुद्दे उठाती है, तो ये सारी चीजें हैं गरिमा जी। लेकिन ये जो बंद हो रहे हैं स्कूल है, इसमें देखिए कि क्या लीपापोती वाली बात कर रहे हैं कि साहब जो है अब छात्र संख्या कम है। अरे भाई, इस प्रदेश के अंदर ये स्कूल तभी खुले हैं जब वहां जनता ने मांग की है। इसका मतलब है कि आप स्कूलों को सही तरीके से संचालित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आज हालत ये है। आप गांव में जाइए गरिमा जी, बच्चे हैं तो अध्यापक नहीं है, और जहां 5-6 अध्यापकों की जरूरत है, एक अध्यापक के भरोसे जब स्कूल चलेंगे तो बच्चे तो वहां से क्विट करेंगे ना, जाएंगे दूसरी जगह जहां उनका भविष्य बना होगा, जहां पढ़ाई हो रही होगी। बिल्डिंगें नहीं है, फर्नीचर नहीं है, तो दिक्कतें हैं। और 6000 स्कूल अब तक बंद हो चुके हैं इस प्रदेश के अंदर। 1453 स्कूल कुमार मंडल में बंद हो रहे हैं। आप बताइए कौन है इसका जिम्मेदार? शिक्षा व्यवस्था की ये दुर्दशा, ये बताइए, इस राज्य के अंदर कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, ये शिक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है, और पूरे देश के कोने कोने से छात्र यहाँ अध्ययन के लिए आते हैं। और वहाँ हमारी अगर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का ये हाल होगा कि स्कूल बड़ी भारी संख्या में बंद हो रहे हैं, तो आप इस राज्य के विकास का अंदाजा लगा सकते हैं, इस राज्य के पलायन का अंदाजा लगा सकते हैं, इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था का गरिमा जी अंदाजा लगा सकते हैं। भाई, इसको सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है, आप बताइए ना। ठीक है, मतलब है कि सरकार शिक्षा मोर्चे पे फेल है, कानून व्यवस्था के मोर्चे पे फेल है, और ये इनकी नाकामी। ठीक है, चलिए आपके पास में लौटेंगे और मेहमानों का रुख करेंगे। थपलियाल साहब के पास जाएंगे, यूकेडी के नेता हमारे साथ में। बहुत स्वागत सर आपका। थपलियाल साहब, क्या सिर्फ चुनाव जब कोई नजदीक आता है, लेकिन अभी कौन सा चुनाव है? निकाय को लेकर हम जरूर बात करें कि हाँ, निकाय का रास्ता साफ हो गया, हो सकता है निकाय चुनाव हो, लेकिन क्या मदरसों वाला फैक्टर उसमें काम करेगा? ये सत्ता पक्ष की ओर से रह रहकर क्यों एक एक करके नया मुद्दा, हर रोज एक नए मुद्दे को बनाने की कोशिश की जाती है? अभी यूसीसी पर अचानक से काम होने लग जाता है, कभी अचानक से मदरसों पर एक्शन होने लग जाता है। अभी आरपी रतूड़ी साहब कह रहे हैं कि भाई विपक्ष को दिक्कत हो जाती है जब हम कोई एक्शन लेते हैं। दिक्कत एक्शन से नहीं है, पर्टिकुलर चीजों पर एक्शन से है। सिर्फ मदरसों पर बात होगी तो इंसान पूछेगा ना कि आखिर ऐसा क्यों? स्कूल बंद हो रहे हैं, 1400 कुछ आंकड़े मैंने अपनी रिपोर्ट में बताए, क्या उस ओर ध्यान नहीं जाता? अभी शिषपाल जी कह रहे 6000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए, इस पर भी तो ध्यान देना चाहिए ना। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मंशा है, सिर्फ मदरसों पर काम करना है? देखो, शिक्षा स्वास्थ्य का जो सिस्टम है पहाड़ में कंप्लीट फेल्यूर है। इसको ये जो अयोग्य सरकार है इसके बूते के बाहर है। लेकिन जिस तरह से ये बिहेव करते जा रहे हैं, इनके जो आपने बोला कि इस समय जो निकाय चुनाव है, तो निकाय चुनाव में इनके स्टोर में ये जो मदरसे वाला संस्करण सामने लेकर ये खेलना चाहते हैं, भोली वाली जनता को गुमराह करके। क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी तो उत्तरकाशी का मस्जिद का मुद्दा उठ जाता है, कभी पुरोला का उठा, कभी कर्णप्रयाग का उठा, कभी मझार का उठा। हम परेशान हैं, लेकिन जिस मुद्दों को लेकर जनता सड़कों में नारा देती है वो इस मुख्यमंत्री को नहीं सुनाई देती। ये मुख्यमंत्री, ऐसा लगता है मेरे को, एक ढोल कंधे में रख देना चाहिए और ये ढोल बजाता रहे, सख्त भू कानून ला रहा हूं, जब देखो यूसीसी ला रहा हूं, फलाने महीने में ला रहा हूं, कलर। अरे हम बोल रहे हैं कि भाई पुलिस भर्ती करो, पुलिस को कब तक तुम ओवरलोड करोगे?
पुलिस व्यवस्था इस राज्य में पूरी तौर से फेल हो चुकी है। बेचारे कब से यहाँ पुलिस की भर्ती नहीं हुई। बेरोजगार संगठन वहां आवाज उठा रहा है कि बेरोजगार लड़के कह रहे हैं कि हमारी उम्र का जो ख्याल रखो, जैसे यूपी ने किया वैसे उसको कुछ नहीं सुनाई देता। हम भू कानून में हमने आवाज बुलंद की कि भाई इतने अधिकारियों ने अवैध रूप से यहाँ पे, इंक्लूडिंग जो डीएम थी यहाँ की, अवैध निर्माण करके अपने घर यहाँ कोठियां बना ली, जमीनें ले ली अपने नाम की। नहीं सुनाई देता, कुछ नहीं सुनाई देता। जगह जगह दिल जाते हैं 10 बार। आज कल सतपुली गए हुए थे, सतपुली में झील बनेगी, इसमें रोजगार मिलेगा, यही त्रिवेंद्र रावत बोल रहा था। सतपुली में झील बनेगी। हम लोग परेशान हो गए इन लोगों से। इन लोगों ने एक ही चीज तोते की तरह रट करते हैं और जनता की आवाज को कतई नहीं सुनते। इसलिए हम भी परेशान हैं कि किस तरह से इस सरकार को हमने बहुत बड़ा अपराध किया है कि जो हमने इस राज्य को लिया है, बहुत बड़ा। हम यूपी में बहुत अच्छे थे, इन लोगों ने मिसमैनेज कर दिया ये राज्य चलाना इनके बूते के बाहर है। हमारी जमीनें बेच रहे हैं। हमने सवाल खड़ा किया कि तुमने 300 बीघा जमीन सरवा में दे दी एक व्यक्ति को, लोग ये मांग रहे हैं कि हमें इंडस्ट्री लगाने के लिए दो, नहीं दे। यहाँ पे जो षड्यंत्र जमीन बेचने का ये कर रहे हैं, उससे ध्यान हटाने के लिए ये मझार का मुद्दा। आप देखिए क्या मुख्यमंत्री कह रहा कि एक और यहाँ ये अभियान, ये अभी भगवान, कभी बोलते हैं कि इनका ये चल रहा है, कभी लव जिहाद, कभी थूक जिहाद, कभी क्या क्या वर्ड लेकर ये उत्तराखंड के लोगों को, भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं और जनता गुमराह हो रही है। जनता इन पे आंख मीच के विश्वास करती रही है, लेकिन अब धीरे धीरे तमाम जो संगठन है, जन संगठन है, जो हमारे लोग हैं, इनसे विमुख होते जा रहे हैं और इनको इस जो निकाय चुनाव में धूल चटाने का संकल्प आज हमने देखा कि महिला मंच की बहुत शानदार यहाँ पे आयोजन हुआ, पूर्व सैनिकों को हुआ, सभी कसम खा रहे हैं कि इन लोगों को हम धूल चटाएंगे। इनको सत्ता से बेदखल करना राज्य के लिए बहुत जरूरी हो गया है, नहीं तो इन्होंने बेच दिया है इस राज्य को। माफिया प्रस्त राजनीति को चुनौती देना बहुत जरूरी हो गया है। हम सबको मिलकर चुनौती देनी होगी, नहीं तो ये राज्य पूरी तौर से बेपटरी हो गया है, ये कर्ज के तले डूब चुका है, भ्रष्टाचार से लबालब बना है। और अब देखिए कि किस तरह से ये लोग हमारे साथ, जो स्कूल है उनको भी बंद कर देखो, जंगली जानवरों का प्रभाव कहां दूर दूर बच्चे जाएंगे, इनको कोई परवाह नहीं है। इनको कोई विकल्प नहीं बना पा रहे हैं कि अगर ये स्कूलों को बंद कर रहे हैं तो वो बच्चे कहां जाएं, कहां पढ़े। चाहे गांव में 2 बच्चे रह गए हैं, क्या 2 बच्चों की जिम्मेदारी लेना सरकार का काम नहीं है? ठीक है, बिल्कुल किसी तरह इनको परवाह ही नहीं है। देख रहे हैं हम कंधों में ला रहे हैं महिलाओं को, देख रहे हैं राजा बने हुए, राजा की तरह झूठ बोलते जा रहे हैं, झूठ बोलते जा रहे हैं, झूठ बोलते जा रहे हैं। ठीक है सर, इस पर विस्तार से और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और मेहमानों से भी जानेंगे कि आखिर क्या इस पूरे मुद्दे में निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, हमारे साथ में उदित घड़ियाल साहब हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ में इस बार चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उदित साहब, वाकई में ध्यान शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का है या सिर्फ चुनावी मुद्दे बनाने का और राजनीति में रहने का, कुछ ना कुछ नया लेकर आने का? हम देखते हैं हर बार कुछ ना कुछ सत्ता पक्ष की ओर से इस तरीके का किया जा रहा है। और खासतौर पर देवभूमि की अगर हम बात करें तो आमतौर पर ऐसे हिंदू मुस्लिम या मदरसों जैसे मुद्दे पहले हुआ नहीं करते थे, लेकिन अब वर्तमान में हम देख रहे हैं मंदिर मस्जिद की लड़ाई भी शुरू हो गई है, मदरसों पर भी काम शुरू हो गया है। किस भावना के साथ में ये काम हो रहा है? देखिए, ये चिंतनीय है। इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तराखंड का जो पहाड़ी इलाका उसमें डेमोग्राफिक चेंजेस बहुत तेजी से हो रहे हैं और ये पिछले कुछ सालों में हुए हैं। उससे क्या हुआ, उस डेमोग्राफिक चेंजेस से जो लोकल स्तर पे काम थे वो सारे के सारे बाहर से जो आए हैं बच्चे, युवा, वो करने लगे हैं। उससे जो हमारे लोकल हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट उनका बढ़ता जा रहा है। उस अनएम्प्लॉयमेंट
की जो टीस है वो किसी न किसी रूप में कोई ना कोई उसको छेड़ रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है। लेकिन अगर कहीं पर अगर सरकारी स्तर पे अगर इसकी जांच भी हो रही है कि कोई चीज इलीगल है लीगल है, तो उसमें मेरे हिसाब से किसी को बहुत ज्यादा ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए जो कि बना रहे हैं। ये तो सरकार है, कर रही है। हाँ, इसमें विपक्ष जरूर सरकार पे नजर रखे कि भाई ये गलत नहीं कर रहे हैं। बाकी मेरे हिसाब से डेमोग्राफिक चेंजेस की वजह से ये कुछ चीजें हुई भी होंगी, अवैध हुई होंगी, और हमें दिख भी रहा है। मैं इस वक्त कर्णप्रयाग में हूं, तो हो रहा है, चेंजेस बदल रहे हैं। उसकी वजह से हो सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार भी कह रही होगी कि इसमें मदरसे हो गए, जैसे मदरसों का अवैध मदरसे हो गए। अगर ये पहाड़ पे हो रहे हैं, मैं अभी हरिद्वार और उधम सिंह नगर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहाड़ की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये प्रदेश बना ही पहाड़ के लिए था। ये उधम सिंह नगर और हरिद्वार के लिए नहीं था। अब वो हमारे हिस्सा है, तो हमारे अंगी हो गए प्रदेश के। अब जहां तक शिक्षा है, देखिए गरिमा जी, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन वो बहुत बड़ा है, उसको समझना पड़ेगा। हम लोग मजबूरी में अगर स्कूल बंद कर रहे हैं, एक जापान में एक ट्रेन चलती थी एक गांव में, आपने भी शायद उसके बारे में सुना होगा। वो ट्रेन उन्होंने वहां से बंद करने का निर्णय कहा कि उन्होंने कहा यात्री है ही नहीं, तो इसमें काहे के लिए अब ट्रेन यहां चलानी है। एक दिन वहां पर उनको पता चला कि एक लड़की है जो 10वीं कक्षा में पढ़ रही है, और अभी उसके लिए 2 साल है, वो पास करेगी, और जब वो कॉलेज में शहर की ओर जाएगी। उन्होंने उस ट्रेन को चलने दिया 2 साल तक, एक बच्ची की वजह से। हमें यह समझना चाहिए, हम हो सकता है कि बच्चे कम होते जा रहे हैं। वो क्यों कम हो रहे हैं? अभी आप पाबों में चले जाइए, कॉन्वेंट स्कूल खुला, पूरा भरा पड़ा हुआ है। क्या कारण होगा कि कॉन्वेंट स्कूल सारे भरे पड़े हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूल सारे खाली हो रहे हैं? अभी सभी विद्वान लोगों ने कहा कि गुणवत्ता, तपलियाल जी ने कहा गुणवत्ता हमारे यहां खत्म होती जा रही है। मैं खुद देख रहा हूं, ITIs हो गए, उनमें कोई ऐसा टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं है, ऐसी कोई गुणवत्ता उन बच्चों के अंदर नहीं है जो कहीं जाके ढंग की नौकरी पा सके। तो सबसे पहले तो व्यवस्थाओं को बदलना होगा हमारी। दूसरा, हमें अगर वाकई बच्चे कम आ रहे हैं तो हमें क्लस्टर स्कूल डेवलप करने पड़ेंगे। जो बच्चे हैं गांव में, उनको ले जाने के लिए, लाने के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। यह सरकार को करना चाहिए, कोई सरकार हो। मैंने भी जापान का छोटा सा एग्जाम्पल दिया, लेकिन उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ भी जो दूरस्थ गांव हैं, अभी जैसे तबलियाल जी ने कहा कि जानवरों का डर है, सब कुछ है। अगर कहीं पर देखिए, 2 चीजें, बच्चे तब आते हैं जब आपको अच्छी शिक्षा मिल रही हो। मैं एग्जाम्पल दिया, एक छोटा सा पौड़ी गढ़वाल का पाबो है, उसमें कॉन्वेंट स्कूल खुला है, रिमोट एरिया है, और वो फुल है कॉन्वेंट स्कूल। लोग अपने गांव से लेके वहीं किराए पे ले रहे हैं बच्चों की वजह से। सरकार के पास सब कुछ, सारे संसाधन हैं, सरकार बहुत कुछ कर सकती है और बहुत कुछ करती है, और बहुत कुछ करना चाहिए। तो शिक्षा किसी भी समाज का बेसिक है, रूट है, वहीं से सब कुछ निकलता, वहीं से वो पेड़ बड़ा होता है। उसकी ओर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और मेरे हिसाब से एफर्ट्स भी करने चाहिए। ठीक है, डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी, आपके पास में एक बार फिर से जाएंगे। प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से शिषपाल जी, इसके बाद में आएंगे आपके पास में। आरपी साहब का पहले रुक कर रहता है। आरपी साहब, वही बात निकलकर सामने आ रही है कि अगर एक बच्चा भी स्कूल जा रहा है तो कम से कम एक व्यक्ति शिक्षित हो रहा है। वो सोचिए कितना एफर्ट उस घटना के लिए, जो जिसका जिक्र अभी उदित साहब ने किया है, डाला क्या होगा। वो मंशा अब नजर क्यों नहीं आ रही है? अब राजनीति पर ज्यादा ध्यान, लोगों को शिक्षित करने से ज्यादा ध्यान जा रहा है, और हर चीज राजनीति से जुड़ी ही नजर आ रही है। नहीं गरिमा जी, आपने देखा होगा कि अभी उत्तराखंड को शिक्षा की तरफ हमारी सरकार का, केंद्र सरकार का भी ध्यान है। आपने देखा होगा केंद्रीय विद्यालयों को उत्तराखंड को दिया, 4 विद्यालय दिए। हम नवोदय विद्यालय जो हमारे मॉडल बन रहे हैं, हम उनको आवासीय करना जा रहे हैं कि जगह जगह में हम हर ब्लॉक में, हमारी सोच है कि हम वो आवासीय बनाएं, और उन बच्चों को जो दूर दराज से आते हैं उनको हम उन मॉडल विद्यालयों में जो आवासीय बनेंगे उसकी तरफ हमारी सरकार का ध्यान है। अब विपक्ष को अपनी राजनीति करनी चाहिए। मैंने कहा था, एक प्रश्न पूछा था, उसका जवाब
आदरणीय शिषपाल जी ने दिया नहीं कि आपके 10 साल के कार्यकाल में कितने विद्यालय बंद हुए, ये आपने बताया नहीं। आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के तो खूब गिना दिए, लेकिन अपने कार्यकाल में कितने विद्यालय बंद हुए जरा वो आंकड़े बता दें तो मैं बता दूंगा कि कितने विद्यालय आपके कार्यकाल में बंद हुए। सवाल यह है कि सरकार की नियत पर शक नहीं होना चाहिए। सरकार हम सब की होती है, सरकार किसी वर्ग विशेष की नहीं होती है। और जहां तक उत्तराखंड, लेकिन हर किसी सरकार के तो अपने मुद्दे होते हैं ना। अब आप अपने लिहाज से मुद्दे उठाते जाएंगे, एक एजेंडा चलाते जाएंगे, तो फिर तो पूछा जाएगा सवाल। सरकार सबकी है तो सबके विकास की बात कीजिए ना आप। अरे भाई आप, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं विकास सबकी तो कह रहा हूँ। किसी वर्ग विशेष को सरकार ने जो 5 लाख का आयुष्मान स्वास्थ्य योजना दी तो उसमें परहेज किया कि मुसलमान को नहीं देना या अल्पसंख्यक को नहीं देना। तो राशन दी है, क्या उसमें परहेज किया कि मुसलमान को नहीं देना? सवाल यह है कि जो योजनाएं सरकार की है वो सभी वर्गों के लिए है। लेकिन अगर उत्तराखंड की हमारी आन और शान पर, आपने पुरोला कांड देखा होगा, आपने कर्णप्रयाग में देखा होगा, जिस तरह हमारी बच्चियों के साथ व्यवहार किया जा रहा है किसी एक वर्ग विशेष से, तो क्या हम उसकी जांच भी ना करें? क्या हम उसको ठीक ना करें? अगर हम जांच कर रहे हैं तो किसी को क्या परेशानी है भाई? अगर अवैध कोई चल रहा है काम और उसमें अवैध कोई व्यवस्था है, क्रियाकलाप है, तो उनकी जांच करने में किसी को क्या दिक्कत है? सहयोग करना चाहिए। बल्कि तो उत्तराखंड को अगर बचाना है, एक तरफ देवभूमि कहते हैं और एक तरफ इस तरह ये जो आजकल चल रहा है हमारी। लेकिन अब देवभूमि में जिन मुद्दों पर चर्चा होने लगी है वो पहले तक नहीं हुआ करती थी। ऐसा लग रहा है राजनीतिकरण हावी होता जा रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। उत्तराखंड देवभूमि को बचाना है, बिल्कुल ठीक बात है। हर एक समस्या का हल होना चाहिए, मदरसों की स्थिति ठीक होनी चाहिए। लेकिन जो फिर से सर्वे हो रहा है, गलत गतिविधियों की भले ही शिकायतें मिल रही हो, अगर मदरसों पर एक्शन हो रहा है उतना ही सजग, उतना ही अलर्ट आपको स्कूलों को लेकर भी होना चाहिए। सवाल तब नहीं उठेंगे। दिक्कत इस बात से नहीं कि मदरसों को लेकर काम क्यों किया जा रहा है। आपने डिबेट इस पे मदरसे पे करी, बिल्कुल। स्कूलों की तो जांच होती है ना, हमने अपने आपने ध्यान से रिपोर्ट नहीं सुनी तुड़ी साहब। हमने ये भी दिखाया कि मदरसों का एक तरफ सर्वे हो रहा है, उसको लेकर एक अलग विवाद है, लेकिन स्कूलों पर चर्चा क्यों नहीं? भी जांच होती है, हमारे उसके इंस्पेक्टर होते हैं, हमारे स्कूलों पर चर्चा क्यों नहीं? अधिकारी जितने भी हो जांच करते रहते हैं। ठीक है, जांच करिए, आप जांच करिए, संस्कृत के हो जांच होती है। लेकिन अगर मदरसों की हो रही डिबेट आपने की, जवाब देना पड़ रहा। आपने हिंदी पे तो नहीं की ना डिबेट, क्योंकि आप मदरसे पे डिबेट की तो मदरसे पे सवाल खड़े हो रहे हैं। ठीक है, नहीं सर, लेकिन आप शायद समझे नहीं। मदरसों पर ही डिबेट है कि मदरसों पर सर्वे हो रहा है, दिक्कतें हो रही हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपके एक्शन की सराहना है कि आप कम से कम उसको लेकर सजग हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार मदरसों के साथ साथ उन स्कूलों के बारे में भी विचार करे जो बंद हो रहे हैं, जहां पर बच्चे पढ़ते थे, अब उनके पास ऑप्शंस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, आपके पास में लौटेंगे। खोल रहे हैं हम आवाज से, सर आंकड़े बंद होने के ज्यादा आ रहे हैं खुलने के मुकाबले। आंकड़े बंद होने के ज्यादा आ रहे हैं, तो वो चिंता का विषय है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास में लौटेंगे। शिषपाल जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी सच को मानने के लिए तैयार नहीं होती है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में कितने स्कूल बंद हुए। भाई कांग्रेस के दौर में अगर छात्र संख्या कम थी तो स्कूलों का उच्चीकरण किया गया और जूनियर और जो माध्यमिक छात्र थे उनको एक छत के नीचे लाने का काम किया हम लोगों ने। आप तो जो है लगातार स्कूलों पे ताले लगाने का काम कर रहे हो। और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की बात छोड़ लीजिए गरिमा जी, अभी उदित जी ने बहुत बढ़िया सवाल उठाया था कि हमारे बच्चे बेरोजगार इसलिए हैं कि वो स्किल्ड नहीं है। आईटीआई और पॉलिटेक्निक आपको याद है या नहीं? कांग्रेस की सरकार ने एक जाल बिछा था आईटीआई और पॉलिटेक्निक का, आपने उन पर ताले लटका दिए। आप कह रहे हैं कि जो है वहां पर आज उस तरीके की शिक्षा लेने वाले छात्र नहीं है।
क्योंकि आप स्कूलों का पॉलिटेक्निक ITI का अगर आधुनिकीकरण नहीं करेंगे, आधुनिक शिक्षा के हिसाब से उनको तैयार नहीं करेंगे तो ये आपकी नाकामी है। क्योंकि लाला जी के साथ आपकी प्रतिबद्धता है। स्कूल बंद होगा तो बगल में लाला जी का दिव्य भव्य जो है प्राइवेट स्कूल खुलेगा, ITI पॉलिटेक्निक बंद होगा तो लाला जी की दुकान चमकेगी। ये सीधी सीधी आपकी नीति है और प्रदेश की जनता इसको भली भांति समझ रही है। सरकार क्यों वो काम नहीं कर सकती जो लाला जी कर रहे हैं? भाई आपको लाला जी को ही जो है मजबूत करना है, लेकिन गांव के उस बच्चे की आपको फिक्र नहीं है जो स्कूल बंद होने के कारण उसके पास विकल्प नहीं है, वो नहीं जा सकता महंगे स्कूल में। और जिन मॉडर्न स्कूलों की आप बात कर रहे हैं वो तो ना जाने कब नोमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, उसका भविष्य तो आज अंगार में जा रहा है। सरकार उसके बारे में क्या सोच रही है? और जहां तक आप मदरसों के जो सर्वे की रट लगा रहे हैं, ये तो पिछले लंबे समय से मैं सरकार की ओर से सुन रहा हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं, आपको रोका किसने? आपके हाथ मारने किसने? अगर राज्य में कानून व्यवस्था सही नहीं है, मदरसों में अवैध गतिविधियां हो रही है, ये तो आपका प्रशासनिक फैलियर है, ये तो सरकार की अक्षमता को ही दर्शाता है। भाई खुलासा तो कीजिए ना, कौन सी गैर कानूनी और राष्ट्र विरोधी गतिविधि वहां चल रही है? देश भी जानना चाहता, प्रदेश भी जानना चाहता, विपक्ष भी जानना चाहता है। हाँ, केवल जो है आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे भाषणबाजी करके, बयानबाजी करके, क्योंकि चुनाव नजदीक आया है तो आपको जो है नया राग छेड़ना है। अब आपकी इस चुनावी चाल को जनता भली भांति समझ चुकी है। अब इसमें आपकी दाल नहीं चलने वाली है, आप करके दिखाइए। लेकिन चुनावी चाल कैसे? अगर मदरसों पर एक्शन हो रहा है तो इस बात पर कांग्रेस को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? गलत गतिविधियों की शिकायत मिल रही है, ऐसा तो नहीं कि चुनावीकरण आपकी ओर से भी किया जा रहा है? क्योंकि अभी कौन सा चुनाव होने जा रहा है? एक निकाय चुनाव पर चर्चा जरूर है, वो भी आप स्वीकार नहीं करते कि निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि ऑफिशियली कुछ अनाउंसमेंट हुई नहीं है। तो ये मुद्दा चुनावी कैसे हो गया? मैं विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है तो विपक्ष से भी सवाल बनता है। नहीं, गरिमा जी देखिए, हम तो कई बार कह चुके हैं कि भाई मदरसों का अगर आधुनिकीकरण सरकार करना चाहती है, CBSE पैटर्न पे उनको चलाना चाहती है, मदरसे के बच्चे भी अगर आधुनिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, वैसे वो पहले से करते ही हैं, क्योंकि सरकारी मान्यता प्राप्त कोर्सों में ही वो पढ़ाई करते हैं। और जैसे आप कह रहे थे कि जो है माध्यमिक शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में इंस्पेक्टर है, तो भाई मदरसा बोर्ड और वक्फ बोर्ड का भी अपना एक सिस्टम है, सरकार का एक सिस्टम है, वो किसी पार्टी का ना भाजपा का सिस्टम ना कांग्रेस का सिस्टम है। वहां भी प्रॉपर जो है मॉनिटरिंग होती है। अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है और सरकार वहां पर अवैध गतिविधियों को अगर देख रही है तो निश्चित तौर पर जो है आपको बहुत पहले कदम उठाने चाहिए थे। फिर अब तक आप सोए हुए क्यों थे? ये तो जनता जानना चाहती है। और अगर उनको आप आधुनिक बनाना चाहते हैं तो कब केवल बात ही करेंगे? कब जो है आप एक मदरसा दिखा दीजिए जिसमें जो है आपने आधुनिक शिक्षा व्यवस्था लागू की हो या उसको आधुनिक शिक्षा पद्धति पर विकसित किया हो। बातें करेंगे कि साहब जो है सर्वे होगा। भाई सर्वे कीजिए ना, कौन रोक रहा है? करते नहीं है ना गरिमा जी, इसीलिए हमारी आपत्ति है। केवल बयानबाजी करते हैं, अखबारों की हेडलाइन मेंटेन करते हैं, समाचारों की हेडलाइन मेंटेन करते हैं। तो सुधार हो, सुधार ठीक है, चलिए आपके पास में लौटेंगे शिषपाल जी। PC थपलियाल साहब का रुख लेते। थपलियाल साहब, सिर्फ क्या बयानबाजियां हो रही हैं? और ये बयानबाजियां भी अगर हो रही हैं तो ये एक एक कर सत्ता पक्ष क्यों ऐसा कर रहा है? अगर मदरसों का सर्वे नहीं कराना है, जैसा शिषपाल जी कह रहे हैं कि सिर्फ एक कहते हैं ना शिगुफा छोड़ देना, क्या ऐसा सरकार कर रही है? वाकई सरकार मदरसों का सर्वे कराएगी? और अभी अगर सिर्फ कह रहे हैं विपक्ष, जो मुख्य रूप से विपक्षी दल है, आप भी विपक्ष में ही है लेकिन कांग्रेस को मुख्य रूप से मानते हैं, ये कह रहे हैं कि अभी सिर्फ बातें कर रहे हैं, ये तो कराते नहीं है। अभी अगर मदरसों का सर्वे शुरू हो जाए तो ऐसा तो नहीं लगता कि विपक्ष तब भी ऐतराज ही जताएगा? देखो, जनता की जो शॉर्ट मेमोरी है वो इन्होंने भली भांति समझ लिया है और उसका ये फायदा उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड की जनता कभी भी ये सवाल खड़ा नहीं की कि तुम कितनी बार किसी भी सब्जेक्ट को रिपीट करते हो। मैंने अभी पहले बताया था कि मुख्यमंत्री UCC का 2 साल से रिपीट करते रहे हैं। कठोर कानून, भू कानून का तो माने कितनी बार, और वो भी वो मार्च में लाएंगे जब पूरी जमीन बेच देंगे। लेकिन सवाल जो खड़ा होता है कि पहाड़ की जो स्कूलें जो ये कह रहे हैं कि बंद हुई हैं, तो उसका रीजन मदरसा नहीं है, उसका रीजन है मिशनरी स्कूल। और मिशनरी स्कूल में इनको वहां का अध्ययन करना चाहिए कि क्यों यहाँ बच्चे पूरी तौर से यहाँ
खुश हैं और इनकी स्कूल में पढ़ने के लिए खुश नहीं है। वो करना चाहिए था इनको, अगर भगवान सद्बुद्धि देता, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है जो मिशनरी स्कूल को टच कर दें। इन्होंने अभी सेंट जोसेफ की जमीन का सवाल उठाया था और किस तरह उन्होंने सौदा किया जनता को नहीं मालूम, हमें मालूम है कि क्या सौदा सेंट जोसेफ के साथ हुआ है, लेकिन किसको बोले हम क्या, क्योंकि सब कुछ ये जो सरकार कर रही है ये जनहित में एक भी कदम नहीं उठा रही है। ये दुख की बात है। मैंने अभी छरवा की जमीन की बात की कि छरवा जो शीला को इंडस्ट्रियल एरिया में आता है, वहां की 300 बीघा एक उत्तर प्रदेश के आदमी को दे दी जा रही है, और किससे लेकर, दून यूनिवर्सिटी की जमीन को लेकर। यानी सरकारी जो चीज है उसको ये प्राइवेट हाथों में बेचने का काम कर रहे हैं, और इसीलिए इनकी कुर्सी बची हुई है। जिस दिन मुख्यमंत्री ये काम बंद कर देगा, इस मुख्यमंत्री को खनन, अवैध खनन का तरफ नहीं झांकना, इस मुख्यमंत्री को कोई भी जो भूख माफिया काम कर रहे हैं उनकी तरफ नहीं झांकना। इन्होंने मिशनरी स्कूल किस तरह से अपना पांव पसार रही है, अभी घिंडियाल साहब ने क्या कि पावर तक मिशनरी स्कूल बन चुकी है। तो यह सवाल खड़ा होता है कि इन स्कूलों का जो इस तरह से जाल बिछता जा रहा है वो हमारे लिए खतरनाक है। न कि ये मदरसे, बेचारे गरीबों के मदरसे जो स्कूलों में नहीं जा सकते, वो आज मदरसों में अगर पढ़ रहे हैं, अपने धर्म के मुताबिक पढ़ रहे हैं, तो इनको क्या अवैध क्या वैध। और कितनी बार आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले इन्होंने जगह जगह वो मजार उजाड़ी, और इनको ये नहीं पता था कि मजार मुसलमानों के लिए धर्म का आधार नहीं होता। हिंदू लोग वहां पे अपने दुखों में उन मजारों में जाते हैं। इनको ये नहीं पता है कि इस पहाड़ की संस्कृति क्या है। आज पहाड़ के स्कूलों में नेपाली मजदूरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए इनके दिमाग में एक आया था कि हम क्यों ना नेपाली टीचर्स को पहाड़ के स्कूलों में रखें। लेकिन एक आवाज जब गणेश गोजाल ने पकड़ी तो ये भयभीत हो गए, नहीं हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन ये जो इनका एक है कि नेपाल का हिंदू राष्ट्र होने के नाते इसका किस तरह से धीरे धीरे समायोजन गढ़वाल में किया जाए। अभागा गढ़वाल इस समय प्रयोगशाला बना हुआ है, और यहीं पे यही की बेटियों को वो लोग छेड़ते हैं। अगर किसी सरदार की बेटी को छेड़ के देखे उसको ये बोले सरदार कत्ल कर देगा, लेकिन पहाड़ियों को, अरे जी हमारी बेटी बहुओं को बता दो, किसकी बेटी बहू को, हम इतने कमजोर है कि हमारी बेटी बहू को छेड़ रहे हैं। किस तरह से ये लोग हमारी आबरू को बेच रहे हैं अपने चुनाव के खातिर, कि हमारी बेटी बहुओं को छेड़ रहे हैं। अरे पहाड़ की बेटी बहू है, हम इतने कमजोर हो गए कि हमारी बेटी बहुओं को छेड़ रहे हैं कोई। तबला साहब, ये एक अलग मुद्दा है, और देखिए सुरक्षा को लेकर भी काम सरकार को करना चाहिए, और किसी भी लड़की या किसी भी महिला के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, वो एक अलग मुद्दा है तबला साहब। लेकिन फिलहाल ऐसा फैल रहे हैं, हमको बदनाम कर रहे हैं पहाड़ियों को। ठीक है सर, थोड़ा सा हम मुद्दे पर रहते हैं तो ज्यादा चीजें निकलकर सामने आएंगी। उदित साहब के पास में जाते हैं। उदित साहब, आरोप विपक्ष लगातार लगाता है, लेकिन बड़ी बात यह कि क्या सिर्फ विपक्ष ने भी एक मंशा बना ली है? कुछ भी अगर सत्ता पक्ष सरकार की ओर से करने का प्रयास किया जा रहा है वो बात हो भी नहीं पा रही है, बस जुबान से बात निकली नहीं कि उस चीज को लेकर विरोध शुरू हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तराखंड में विपक्षी भी अपनी बातों को कहीं ना कहीं हल्का कर रहे हैं, सिर्फ ये करके कि बात कहती है, प्रशासन कहता है कि इस पर एक्शन होगा, सर्वे की बात छिड़ी नहीं कि बस विरोध शुरू हो गया। थोड़ा इंतजार नहीं करना चाहिए किसी भी चीज को करने या कहने से पहले? ये राजनीति है, पॉलिटिक्स, किसी को पॉलिटिक्स के, लेकिन ये हर मुद्दे में हमने देखा है कि कांग्रेस यही रवैया अपना रही है। आएंगे गरिमा जी, ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ये सब जगह होता है। अब विपक्ष अपना एक मुद्दा लेके चलता है और जो सत्ता में होता है वो एक मुद्दा लेके चलता है। लेकिन मेरा कहना यह है, दोनों को मिलके इस शिक्षा के लिए, देखिए किसी मुल्क, किसी घर, किसी भी चीज के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और शिक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो शुरू के 12वीं तक है। उससे भी महत्वपूर्ण जो है, जो बच्चा जब छोटा होता है, पहली कक्षा से 6ठी तक, वो सब कुछ सीखता है। वो समाज में रहने के कायदे तरीके सीखता है, कहाँ थूकना है, कहाँ नहीं, कहाँ गंदगी फैलानी है, कहाँ नहीं, कैसे रोकना है औरों को। ये बच्चे की शिक्षा एक कक्षा से 6 के बीच में होती है।
हमारे यहाँ दिक्कत ये हो रही है कि बच्चे किसी स्कूल में 2 हैं, किसी में 3 हैं। देखिए, सरकार को बहुत बहुत तेजी से इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे अभी थपलियाल जी कह रहे थे, या जो जनरल है, कॉन्वेंट स्कूल इसलिए अच्छे चल रहे हैं, उनके अंदर एक डेडिकेशन है, एक निष्ठा है। हमने बहुत क्लोजली उसको देखा है, वो उस पर कार्य कर रहे हैं, वो बच्चों के ऊपर कार्य करते हैं, इसीलिए अंग्रेजी पे उनका स्किल है। हमारे यहाँ स्कूल में चले जाइए, टीचर अब एक टीचर 4 सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकता है? जो एक कोर्स बना हुआ है, उसका ढांचा पूरा बना हुआ है टीचिंग का, एक टीचर एक ही सब्जेक्ट को पकड़ता है ना, तभी तो स्पेशलाइजेशन होता है। पहाड़ में दिक्कत ये आ रही है। मेरा तो सुझाव ये है कि छोटे क्लस्टर बनने चाहिए, जिनमें 3, 4, 5 गांव के बच्चों को एक साथ समायोजित करा जाए। उनके लिए कुछ साधन, उनके लिए गाड़ी का साधन अगर कहीं सड़क के पास है, अगर नहीं है तो उसके लिए फिर विचार करना चाहिए। जैसे जवाहर स्कूल वगैरह खुले हैं, या अगर ये रेजिडेंशियल स्कूल्स खोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा इस पहाड़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हम इस पहाड़ के बच्चों का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत ठीक बात कही कि शिक्षा, देखिए, सिर्फ प्रदेश उत्तराखंड के लिए ही नहीं, शिक्षा हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब सत्ता पक्ष या विपक्ष मिलकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति पर ध्यान देने लग जाएंगे और शिक्षा की ओर ध्यान नहीं जाएगा, तो फिर तो राजनीति भी उसी स्तर पर जा रही है। मुझे लगता है शिक्षित राजनेता भी होंगे तो राजनीति का स्तर भी थोड़ा सा मेंटेन रहेगा, लेकिन अगर वो भी नहीं हो पाएगा तो फिर आप देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है। देवभूमि में भी अब हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद जो है वो शुरू हो चुका है। शीशपाल जी, आप कुछ कह रहे थे, और देखिए शीशपाल जी, जिस बात पर आप मुस्कुरा रहे थे वो बिल्कुल ठीक बात है। ये सिर्फ इस एक मुद्दे को लेकर मैंने नहीं कहा, लगातार हम उत्तराखंड पर इस वक्त चर्चा करते हैं और आप देखते हैं कि चीजें होती नहीं। अभी यूसीसी पर हमने एक दिन पहले चर्चा किया, उसमें भी यूसीसी लागू करने की बात मुख्यमंत्री के मुंह से निकली है, चर्चा उस पर शुरू हो गई। विपक्षियों का कहना है कि नहीं भाई, ये तो फिर से सिर्फ और सिर्फ तीर छोड़ रहे हैं। ऐसा ही हाल निकाय चुनाव का है। आप खुद कितनी बार चर्चा में बैठते हो और आप कहते हो ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं, हम कैसे मान लेंगे, ये अभी भी नहीं करा पाएंगे। वो बैठकें करने की, आरक्षण पर चर्चा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं अभी चुनाव नहीं हो पाएगा। तो इंतजार थोड़ा नहीं करना चाहिए? नहीं गरिमा जी, इंतजार करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, लेकिन कितना करना चाहिए? पिछले 8 सालों से इंतजार ही तो कर रहे हैं, और आप देख लीजिए हर महीने 2 महीने में सरकार जो है बार है। लेकिन इंतजार जनता ने भी खूब किया है, जनता ने आपको मौका दिया था, जनता आज भी इंतजार कर रही है अस्थायी राजधानी के लिए। ऐसा नहीं है कि वो इंतजार जनता को सिर्फ बीजेपी ने कराया, वो इंतजार कांग्रेस ने भी कराया। नहीं गरिमा जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस राज्य का आधारभूत ढांचा विकसित किया है, नियोजन किया है, विकास की आधारशिला रखी है, किसी से छुपी भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो उन उद्योगों पे भी ताले लग रहे हैं जो कांग्रेस की सरकार में लगे थे इस राज्य के अंदर। आप उनको भी नहीं संभाल पा रहे हैं भाई। जो आपके पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने जो संपत्ति जोड़ी है, उसको आगे बढ़ाइए ना, उसको संभालिए और संभालिए। इनसे ये भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम सवाल खड़े कर रहे हैं। तो हम किसी चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप बार बार जो है जिस बात को मुद्दा बना रहे हैं उसमें कुछ करके दिखाइए ना। ये करके दिखाते नहीं है, केवल जो है मुद्दे को रिपीट करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हिटलर वाली चाल के झूठ को 100 बार बोलिए तो वो सच हो जाता है। तो ये भाजपा की राजनीति का हिस्सा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई, आप प्रदेश की सत्ता में है, प्रचंड बहुमत दूसरी बार जनता ने आपको दिया है, तो आप इंतजार किसका कर रहे हैं? आपको जो भी नया कानून लाना है, जिसका भी सर्वे कराना है, जिसका भी पुलिस वेरिफिकेशन करना, कीजिए ना। करते नहीं है, तो जो है चुनाव नजदीक आया तो जो मुद्दे इनको सपोर्ट करते हैं चुनाव में, उनकी रट लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये है कारण। ये बेसिकली इस राज्य के बेरोजगारों को रोजगार मिले की शिक्षा व्यवस्था सुधरनी चाहिए, इस राज्य की जो है चिकित्सा सुविधाएं सुधरनी चाहिए, हमारी बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। उस पर सरकार ध्यान नहीं देगा। मूल निवास और भू कानून पर कब सरकार जो है आगे बढ़ेगी, उसका जवाब नहीं देते हैं। लेकिन जो है जब भी इनसे राज्य के नौजवान रोजगार की बात करते हैं, ये कहते हैं हम तो यूसीसी लेके आएंगे। भाई, उस यूसीसी का उत्तराखंड की जनता को क्या लाभ है? इससे कितना पलायन उत्तराखंड का रुकेगा? उसमें जवाब नहीं देते हैं। हमारे
प्रदेश के आंदोलनकारी संगठनों ने जनता कहती है हमें भूख कानून चाहिए, ये कहते हैं नहीं हम तो मदरसों का सर्वे कराएंगे। अरे भाई आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन जो डिमांड जनता कर रही है उस पर कब आप आगे बढ़ोगे? जनता की जन भावना के अनुसार कब आपकी सरकार फैसले लेगी? सवाल इस बात का है गरिमा जी। ठीक है। और जब हम जनता के सवाल उठाते हैं तो इन्हें मिर्ची लगती है। अब मिर्ची लगे तो हम क्या करें? हम तो जनता के चौकीदार हैं। हम नहीं, आप जनता के सवाल बार-बार उठाते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा इंतजार करिए। सवाल तब उठाइए जब जो बातें कही गई वो पूरी ना हो। अब आज ही बात कही, आप सोचते हैं कि तुरंत ही वो चीज चमत्कार हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, वरना वक्त तो आपको भी दिया था जनता ने। अगर आपने सब बेहतर किया होता तो इन 8 सालों में जितने भी चुनाव हुए उसमें आपकी स्थिति कुछ थोड़ी बेहतर होती, वो नहीं हुई, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। चलिए खैर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे मदरसों के होने वाले सर्वे को लेकर। एक तरफ सरकार है जो कह रही है सर्वे कराएंगे, लेकिन विपक्ष है जो कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हर रोज की तरह एक नई चीज, एक नया मुद्दा सरकार लेकर आती है और उस पर करती कुछ नहीं है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।